नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस का एक मुख्य जीनस है फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, चलिए आज हम फैसियोला के बारे में बात करते हैं। तो फैसियोला हिपैटिका देखिए, टीनिया सोलियम के बाद दूसरे नंबर का यह इंपॉर्टेंट जीनस है। चलिए इसके बारे में देखा जाए, क्या है फैसियोला हिपैटिका, कहाँ पाया जाता है, इसके कारण क्या होता है, सारी बात इसके बारे में देख लिया जाए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो फाइलम, यहाँ पर फाइलम आप जान ही रहे हैं कि इसका फाइलम कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस इसका फाइलम है और इसका क्लास क्या है, ट्रिमेटोडा। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा दोस्त, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ट्रिमेटोडा क्लास में जितने भी जीनस होते हैं ये सभी पैरासाइटिक होते हैं। वो पैरासाइटिक चाहे इंडो हो अथवा इग्जो हो, बाह्य परजीवी हो अथवा आंतरिक रूप से परजीवी हो। ठीक है, लेकिन ट्रिमेटोडा क्लास के सभी सदस्य परजीवी होते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फैसियोला हिपैटिका के बारे में। तो यह कैसा होता है अभी देखते हैं। इसका आर्डर क्या है, डाइजीनिया है। ठीक है, इसका आर्डर है डाइजीनिया और जीनस आप जान रहे हैं फैसियोला है और स्पीसीज क्या है, हिपैटिका है। ठीक है, और एक बात यहां पर ध्यान रखिए, सबसे पहली कॉमन बात क्या है कि इसको कॉमनली नोन एज, ठीक है, सामान्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, तो इसे सामान्य रूप से लीवर फ्लूक कहा जाता है अथवा सीप लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर लीवर फ्लूक ना मिले ऑप्शन में, सीप लीवर फ्लूक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्त, सीप लीवर फ्लूक। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये इंडो पैरासाइट होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं और कहाँ आंतरिक रूप से परजीवी होते हैं, इन लीवर एंड बाइल डक्ट ऑफ सीप, यानी भेड़ के लीवर और बाइल डक्ट में इंडो पैरासाइट होते हैं, आंतरिक रूप से परजीवी होते हैं भेड़ की कहाँ, यकृत में और बाइल डक्ट में। ठीक है, इट कॉजेज, इसके कारण क्या होता है भाई, फैसियोला हिपैटिका के कारण कौन सा रोग होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीवर रॉट डिजीज। लीवर रॉट डिजीज इसके कारण होता है और यह लीवर रॉट जो डिजीज होता है, यह रोग होता है, यह कहाँ होता है, इन सीप, किसमें, भेड़ में। भेड़ में इसके कारण एक रोग होता है जिसे कहते हैं लीवर रॉट डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्त, इट इज फ्लैटिंड, यह कैसा होता है, यह चपटा होता है। ठीक है, और लीफ लाइक होता है, पत्ती नुमा होता है। जैसे पत्ती नहीं होती उसमें दो सतह स्पष्ट दिखती है, ठीक है, उसी तरीके से इसकी संरचना होती है, चपटा होता है, फ्लैटिंड होता है और लीफ लाइक होता है। और इसका मेजरमेंट जो होता है वो लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर तक होता है इसका मेजरमेंट। ठीक है, 4 से 6 सेंटीमीटर तक। और इसमें देखिए ग्लैंड्स तो होती है, लेकिन एक विशेष इसमें ग्रंथि जो होती है, इसको मैंने पहले ही निकाल करके रख दिया, इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें लाउरर्स कैनाल डेवलप होती है, लाउरर्स कैनाल डेवलप इसमें होती है। ठीक है, विकसित होती है लाउरर्स कैनाल। अगली खास बात क्या है कि देखिए, इट इज मेंबर ऑफ ट्रिमेटोडा, जो भी हमने बताया कि यह किसका सदस्य है, ट्रिमेटोडा का सदस्य है। और इसकी विशेषता ट्रिमेटोडा की क्या है, टोटली इंडो पैरासाइट अथवा इक्जो पैरासाइट होते हैं, लेकिन इंडो पैरासाइट जो हमने यहाँ नोट किया है दोस्त, यह लिखा है आपको फैसियोला हिपैटिका के लिए। ठीक है, कि फैसियोला हिपैटिका कैसा होता है, टोटली इंडो पैरासाइट होता है। चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अब इसकी कुछ संरचना के बारे में हम लोग देख लिया जाए, इसकी आखिर संरचना दिखती कैसी है, किस रंग में होती है, इसको समझ लिया जाए। देखिए, ये हमने जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया, यह है लीवर फ्लूक। ठीक है, अर्थात फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका की यह संरचना है। इसकी संरचना आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको सबसे पहले बता दें कि इसका कलर कैसा होता है, तो स्लाइटली पिंकिश, स्लाइटली मतलब थोड़ा पिंकिश होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी जो रंग होता है वो पिंकिश होता है। ठीक है, विथ ब्राउन मार्जिन्स, इसमें कुछ भूरे रंग की मार्जिन्स पाई जाती हैं। ठीक है, ब्राउन कलर में मार्जिन्स इसकी होती हैं। ठीक है, और दिखता है बिल्कुल थोड़ा सा पिंकिश दिखता है। इसका ऊपर सिरा आप जो देख रहे हैं, ऊपरी भाग सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, यह इसका माउथ है, माउथ। ठीक है, तो माउथ क्या है, ये हम आपको बता दें, ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसमें डेवलप होती है उसकी ओपनिंग भाग होती है, ओपनिंग भाग है माउथ। और इसके माउथ के जस्ट नीचे ओरल सकर्स होती हैं। और ये जो सकर्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक ओरल सकर, दूसरा जो है एबोरल सकर, एबोरल सकर। ठीक है, एबोरल सकल को हम एस्टेबुलम भी कहते हैं, एसिटेबुलम। ठीक है, यह आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बीच में है। और इन दोनों सकर के बीच में, ओरल सकर के बीच में और एबोरल सकर के बीच में आप देख रहे हैं एक छिद्र है, गोनोपोर। यह कौन छिद्र है दोस्त, गोनोपोर। गोनोपोर कहाँ स्थित होता है,
ओरल सकर और एबोरल अथवा वेंट्रल सकर के बीच में होता है। और ये गोनोपोर का काम क्या होता है कि कॉमन ओपनिंग होती है किसका, मेल एंड फीमेल का, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की ये कॉमन ओपनिंग होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में इसमें आप देख रहे हैं सबसे एंड में एक्सक्रीटरी पोर है, इसमें एनस नहीं होता है लेकिन इसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है, ठीक है। ऊपर से आप देख रहे हैं माउथ है और नीचे एलिमेंट्री कैनाल का एक्सक्रीटरी पोर है, ठीक है। यह है इसकी संरचना रही। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्त, अब इसकी संरचना को हमने देखा। संरचना के बाद नंबर आता है सबसे पहले तो इसका बॉडी वाल, ठीक है। बॉडी वाल की बात करते हैं हम। तो इसकी जो बॉडी वाल होती है वह कवर्ड होती है, घिरी होती है विथ अ क्यूटकिल। एक क्यूटकिल के द्वारा इसकी जो है भित्ति होती है चारों तरफ से घिरी होती है। और एक बात इसमें आप देखिए कि नो एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस नहीं होती है। इसके जो बॉडी वाल होती है मैंने बताया क्यूटिकल के द्वारा घिरी होती है, लेकिन इसमें एपिडर्मिस नहीं होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसकी खास बात क्या है कि इसके शरीर के ऊपर न्यूमेरस स्पाइंस पाए जाते हैं। कांटे सदृश जो संरचनाएं होती हैं बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं इसके ऊपर, छोटी छोटी सी। इन स्पाइंस को हम कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है स्पाइन्यूल्स। स्पाइन्यूल्स इस पे पाए जाते हैं। और हम आपको बता दें जो इसकी बॉडी वाल होती है ये 3 लेयर में बटी होती है कि एक आउटर लेयर होती है और एक बीच की जो मध्य की होती है उसे मिडिल लेयर कहते हैं, और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है भित्ति होती है उसे हम इनर लेयर कहते हैं। तो इसकी बॉडी वाल आप समझिएगा कि आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर 3 लेयर में बटी होती है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें ग्लैंड सेल्स होती हैं, ग्लैंड सेल्स होती हैं, और ये ग्लैंड सेल्स एम्बेडेड धंसी होती हैं इन मस्कुलर लेयर, यानी जो मस्कुलर लेयर होती है, मांसपेशियों वाली जो सतह होती है उसमें इसकी जो ग्लैंड सेल्स होती हैं वो धंसी होती हैं, ठीक है दोस्त। अब इसकी बॉडी वाल के बाद हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है देखा जाए, हम आपको बता दें इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन तंत्र होता है, सरल प्रकार का होता है, सिंपल होता है। और बिल्कुल इसका जो पाचन तंत्र होता है बटा होता है, जैसे आपने मानव में भी देखा होगा कि ठीक है पाचन तंत्र चलता है मुख गुहा से जो है गुदाद्वार तक चलता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है, बटा होता है कितने भाग में। पहली बात तो हो जाता है इसमें माउथ भी होता है, माउथ है, फिर ओरल चैम्बर पाया जाता है इसमें, ओरल चैम्बर, माउथ के बाद ओरल चैम्बर, फिर फायरिंग्स इसमें होता है, फायरिंग्स, फिर फायरिंग्स के बाद ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन का नंबर आता है, ठीक है। तो ये इसके डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद बात करते हैं रिस्पायरेशन की, श्वसन की बात करते हैं। इसमें आखिर श्वसन कैसे होता है। तो इसमें जो रिस्पायरेशन होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। किस प्रकार का होता है दोस्त, एनाएरोबिक अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो सेम एज अ टीनिया सोलियम, जैसे मैंने आपको टीनिया सोलियम में बताया था, सेम उसी तरीके से कि ग्लाइकोजन का जो है फिर से लिबरेशन होता है, तो वहाँ से आपको एनर्जी लिबरेट होती है। देखिए अब यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका जो उत्सर्जी तंत्र होता है, मुख्य रूप से इसके उत्सर्जी तंत्र में जो भूमिका निभाती है वो होती है फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं। अभी हम इसकी संरचना आपको बिल्कुल दिखाते हैं कि कैपिलरी कहाँ होती हैं, कहाँ से कैसी इसकी संरचना देखने में आपको दिखती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्त, हम आपको बता दें यह फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन सी कोशिका है, फ्लेम सेल्स। तो ये फ्लेम सेल्स की स्ट्रक्चर है, ज्वाला कोशिकाएं हैं, जो इसका उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, ठीक है। और यही उत्सर्जी अंग आपने देखा था टीनिया सोलियम में भी था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक कैपिलरी है, कैपिलरी। और इसमें जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये अनियमित जो संरचना है इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपने देखा था अमीबा में, आप जानते हैं। तो उसी तरीके से इसमें यह संरचना स्यूडोपोडियल प्रोसेस उत्पन्न करती है, स्यूडोपोडियल प्रोसेस करती है बिल्कुल, ठीक है, सिकुड़ती है, फैलती है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं बीच में एक न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक पाया जा रहा है। और इसमें केंद्रक के चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरा इसमें क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, और ये बेसल ग्रेन्यूल्स सीलियम द्वारा एकत्रित होकर के जुड़ जा रही हैं, ठीक है। तो यह संरचना है फ्लेम सेल्स की। तो फ्लेम सेल्स आपने देखा जो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। अब इसके एक्सक्रीशन जो इसके जो सर्जन होता है इसमें, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी फिजियोलॉजी की हम देख लिया जाए थोड़ा सा, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो देखिए फ्लेम सेल्स से एक्सक्रीटिव मटेरियल सबसे पहले फ्लेम सेल्स से वो ट्रांसफर होता है कहाँ, कैपिलरी में, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर होता है दोस्त, वो फ्लेम सेल्स के द्वारा कैपिलरी में। जब ये सिकुड़ेंगी, फैलेंगी, समझ रहे हैं, तो इसके द्वारा एक कैपिलरी में ट्रांसफर होगा। कैपिलरी के बाद वो आता है ट्विग में, ट्विग स्ट्रक्चर के बाद आता है वे वेसल में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब वेसल के बाद उसको भेज दिया जाता है ट्रंक भाग में, उसको भेज दिया जाता है
ट्रंक भाग में, और ट्रंक के बाद आ जाता है वो मेन डक्ट में, मुख्य डक्ट में आ जाता है, मुख्य नलिका में आ जाती है, और मुख्य मेन डक्ट के बाद वो एक्सक्रीटिव पोर द्वारा एक्सक्रीशन हो जाता है, उसका बाहर उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, देखिए फैसियोला इज अ हर्माफ्रोडाइट। आप जान रहे हैं कि टीनिया भी हर्माफ्रोडाइट था और फैसियोला भी कैसा है, हर्माफ्रोडाइट है। इसका मतलब क्या है हर्माफ्रोडाइट का मतलब, हम आपको बता दें कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही जीवधारी पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों उपस्थित होते हैं। तो हम आपको बता दें ऐसी जब कंडीशन आती है तो उसे कहते हैं मोनोइसियस, या हर्माफ्रोडाइट्स को आप कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल। ठीक है, अर्थात यह द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी होता है। तो चलिए, मैं ये जैसा कि अभी बताया फैसियोला हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो एक ही जीवधारी पर होता है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेल सिस्टम होता है, इसका मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम दोनों इसमें डेवलप होते हैं। तो मेल सिस्टम में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप डेवलपमेंट देखिए, आप प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो गया है। जैसे आप प्रोटोजोआस बढ़ रहे थे, प्रोटोजोआस पोरीफेरा फिर सिलेंट्रेटा, उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मेल सिस्टम में टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, और यहाँ सिरस अथवा पेनिस, यहाँ पेनिस भी होता है, देखिए पेनिस भी है और टेस्टिस भी है, वास डिफरेंस भी है। ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट भी है, और जेनाइटल एट्रियम होता है, जेनाइटल एट्रियम, और इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती हैं, इसमें ग्रंथियाँ भी होती हैं जो सहायक ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, अब जो फीमेल सिस्टम होता है इसका, फीमेल सिस्टम में क्या क्या है, इसमें ओवरी भी है। ठीक है, ओवरी के बाद ओविडक्ट भी है, योक रिजर्वायर भी है, और यूटेरस है, विटेलाइन ग्लैंड है, और लाउरर्स कैनाल। ये आप देखिए लाउरर्स कैनाल्स आया जो अभी हमने पहले भी इसको आपको बताया कि लाउरर्स कैनाल्स आप ध्यान रखिएगा। बाकी विटेलाइन ग्लैंड्स और मेहलिस ग्लैंड तो है ही। ठीक है, मेहलिस ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड्स ये पाई जाती हैं ग्रंथियाँ, लेकिन लाउरर्स कैनाल भी है इसमें। ठीक है, और एक खास बात यह है कि फैसियोला इज डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट। जो फैसियोला होता है यह डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक मतलब यह द्विपोषदी होता है, द्विपोषदी होता है। इंडोपैरासाइट मतलब आंतरिक परजीवी होता है। ठीक है, इसका द प्राइमरी होस्ट, पहला जो पोषद है, यानी द प्राइमरी होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज सीप। फैसियोला हिपैटिका का जो प्राइमरी पोषद है वह है सीप, भेड़। ठीक है, काजिंग लिवर रॉट, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक डिजीज होता है लिवर रॉट। ठीक है, लिवर रॉट किस में होता है, सीप में होता है। इसका प्राथमिक पोषक तो हो गया भाई सीप, भेड़ हो गया। द सेकेंडरी होस्ट, द्वितीयक पोषक कौन है, द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका इज स्नैल, घोंघा। ठीक है, घोंघा यानी पाइला, पाइला इसका जो है सेकेंडरी होस्ट है। पाइला इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ फैसियोला हिपैटिका। अब इसमें जो है देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि इसका प्राइमरी पोषक जो है सीप है, द्वितीयक पोषक क्या है, स्नैल है। ठीक है, अब इसकी बात यह है कि इसमें देखिए जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, इसमें मैनी फॉर्म ऑफ लार्वा होता है, डिफरेंट लार्वा स्टेज होती है फैसियोला में। इसे आप ध्यान रखिएगा, यही इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बना है यही है। तो इसमें लार्वल स्टेज कितनी होती हैं, तो देखिए पहला मीरासीडियम लार्वा होता है, दूसरा स्पोरोसिस्ट लार्वा होता है, तीसरा रेडिया लार्वा है, चौथा सर्केरिया लार्वा है, और पांचवा मेटा सर्केरिया है। तो मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। तो दोस्त हम आपको बता दें इसे कैसे आप याद रखेंगे, तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिएगा। देखिए ऐसा आप कहिए कि मिस आरसी मल्होत्रा। ठीक है, मिस आरसी मल्होत्रा। तो मिस आरसी मल्होत्रा आप रखेंगे तो यह पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, यहां पर मिस का मतलब क्या है, मीरासीडियम, मिस का मतलब मीरासीडियम, और यहां पर मिस एम आई से मीरासीडियम हो गया, यस से क्या हो गया, स्पोरोसिस्ट हो गया। ठीक है, यस से स्पोरोसिस्ट हो गया, और आर से क्या हो गया, आर से हो गया रेडिया। ठीक है, एम आई से आप समझिए कि मीरासीडियम हो गया, और यस से क्या हो गया, स्पोरोसिस्ट हो गया, आर से क्या हो गया, रेडिया हो गया, और सी से क्या हो गया, सर्केरिया, और यम से क्या हो गया, मेटा सर्केरिया। तो मिस आरसी मल्होत्रा आप याद रखिएगा, आपको यह लार्वा फॉर्म आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगा, यह इसका सीक्वेंस ही है एकदम। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दोस्त यहां पर इसके लाइफ साइकिल में स्टेज की। तो स्टेज
इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला, फैसियोला के जीवन चक्र में व्हेन इट इज इन्फेक्ट्स, यानी व्हेन इट इन्फेक्ट्स इंटरमीडिएट होस्ट, अर्थात जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसका स्नेल होता है, ठीक है। स्नेल मैंने बताया कि ये इसका सेकेंडरी होस्ट भी है। तो जब ये इन्फेक्ट करता है तो कौन सा लार्वा इन्फेक्ट करता है, इज मिरासीडियम, मिरासीडियम लार्वा इन्फेक्ट करता है किसको, स्नेल को। तो यहाँ पर भी मिस बन रहा है, यस फॉर स्नेल समझ लीजिए, स्पोरोसिस्ट न कहिए, एम फॉर मिरासीडियम और यस फॉर स्नेल। एंड प्राइमरी होस्ट को जो इन्फेक्ट करता है वो क्या होता है, मेटासर्केरिया, ठीक है, पीएम। पीएम प्राइमरी होस्ट को कौन यहाँ पर इन्फेक्ट करता है, वो होता है मेटासर्केरियम। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर आगे हम आपसे मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।